नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं कि सुनने वाला सुन ही ना पाए तो बात अलग है, वरना सन्नाटे भी आवाज दिया करते हैं। हमारे जीवन में श्रवण शक्ति का विशेष महत्व है। अक्सर हम सभी को लगता है कि कोई ऐसा हो जो हमारी बात सुने, हमें समझे, लेकिन वो लोग जिन्हें सुनने में समस्या होती है उन्हें जीवन की कई जटिलताओं से गुजरना पड़ता है, खास तौर पर बच्चों को। किस तरह से हियरिंग लॉस की समस्या बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं और क्या इस खतरे को कम किया जा सकता है, जानेंगे विशेषज्ञों से। इससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालकर समझते हैं कि किस तरह से सुनने की प्रक्रिया होती है और वो कौन से कारण हैं जो खास तौर पर बच्चों में श्रवण शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। बच्चों में बहरापन बड़ी समस्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण, जन्म के समय समस्या, शिशु में पीलिया और कई अन्य कारणों से बच्चों में बहरापन हो सकता है। बच्चों में बहरापन होने पर उनकी बोलने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। तेज आवाज पर शिशु का प्रतिक्रिया न करना, माँ की आवाज सुनकर न मुस्कुराना, 3 से 6 महीने में शिशु का आवाज की दिशा में गर्दन न घुमाना, हाँ हूँ जैसी आवाज न करना, ये शिशु में बहरेपन के लक्षण हो सकते हैं। शिशु में बहरापन होने पर इसकी जल्द पहचान और सही इलाज करवाना जरूरी है। बच्चों में बहरापन होने पर इलाज सही समय पर शुरू करवाना बेहद जरूरी है। बच्चों में हियरिंग एड दी जा सकती है या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट भी लगाया जा सकता है। बच्चों में बहरेपन के लक्षणों को नजरअंदाज न करें। बच्चों में बहरेपन की समस्या होने पर जल्द इलाज शुरू किया जाए तो बच्चे के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। बच्चों में बहरापन होने पर जरूरी है कि उसकी जल्द पहचान हो और जल्द ही इलाज शुरू करवाया जाए जिससे उसके बोलने की क्षमता प्रभावित न हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन में अक्सर वो लोग कामयाबी को छूते हैं जो सुनने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और बोलते थोड़ा कम है, ये कहा जाता है। और किस तरह से बच्चों की श्रवण शक्ति को बेहतर बनाए रखा जा सकता है, कौन से खतरे होते हैं उनके लिए, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ENT, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और आज के डिस्कशन में खास तौर पर शामिल हैं डॉक्टर कंवर सेन, प्रिंसिपल कंसल्टेंट ENT एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और ख़ास तौर पर जब बात होती है सुनने की, तो सुनने की समस्याएं कैसे बच्चों को प्रभावित करती हैं, ये जानने के लिए और उनका समाधान जानने के लिए आज का हमारा डिस्कशन सुनते रहिए। और इससे संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं जो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं चाइल्डहुड हियरिंग लॉस कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर कंवर सेन, आपसे समझना चाहेंगे कि जब सुनने की बात आती है, बच्चों में होने वाली सुनने की समस्याओं को कितना कंसर्निंग या गंभीर आप मानते हैं और क्यों आवश्यक है कि उनके विषय में और उनके लक्षणों के विषय में खास तौर पर सभी को जानकारी हो? जी, देखिए, अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो उसकी स्पीच भी डेवलप नहीं होगी। इसलिए सुनना व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि सुनने के बाद ही बच्चा सुनता है और उसको इंटरप्रेट करके उसकी स्पीच डेवलप होती है। इसलिए बहरेपन के साथ साथ उसकी स्पीच का विकास होना बहुत ही आवश्यक है जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कार्यक्रम के शुरुआत में ही हमने जान ली है कि अगर बच्चे की सुनने की क्षमता प्रभावित है तो कहीं ना कहीं जो उसकी स्पीच यानी उसके वक्ता होने का जो शक्ति है उस पर भी प्रभाव होगा, स्पीच डेवलपमेंट भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए जल्द पहचान होना जरूरी है। डॉक्टर राकेश कुमार, आपसे समझ लें कितनी बड़ी समस्या है अगर बच्चों के संदर्भ में बात की जाए, स्टेटिस्टिक्स या डेटास क्या सजेस्ट करते हैं और कितनी ज़रूरत है लोगों में इसके प्रति जागरूक होने की, क्योंकि आमतौर पर जब तक व्यक्ति को सुनने की समस्या उत्पन्न नहीं होती इस तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। जी,
मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ बच्चों का हियरिंग की बात कर रहे हैं आज, तो ओवरऑल जो WHO ने जो अपना डाटा दिया है जी, वो करीब 4,300,00,000 लोग पूरी दुनिया में हियरिंग लॉस, जो सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस है, उससे अफेक्टेड हैं जी, जिसमें से बच्चे करीब 3,40,00,000 हैं। और ये जो फिगर है जो आज के डेट में है, ये करीब अगले 25-30 साल में ये बढ़ के करीब 7 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ऐसा आंकड़ा है जो हम सबको डराता है। साथ साथ में अच्छी बात ये है कि इसमें जो बच्चों का परसेंटेज है वो करीब, अगर हम टोटल हियरिंग लॉस के पेशेंट देखें, उसमें से करीब 0.2% हैं करीब बच्चे जिनमें के सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस है, जिससे कि उनका सुनने में दिक्कत और बोलने में दिक्कत हो सकती है जी आगे चल के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर कंवर सिंह, कौन से वो कारक हैं जो बच्चों की श्रवण शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं? जन्म से अगर बात शुरू की जाए और फिर आगे गर्भावस्था के दौरान भी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई त्रुटि या लापरवाही होती है वो भी कारण बन सकती है बच्चे के सुनने की शक्ति प्रभावित होने का, क्या बताना चाहिए? जी, जन्म से पहले देखिए, गर्भवती महिला के पहले 3 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कान एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले डेवलप होता है, जिसका विकास सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। इसलिए गर्भावस्था में ऐसी कोई ऑटोटॉक्सिक ड्रग, यानी कि जो कान को नुकसान पहुंचाती है, नंबर 1, नंबर 2, या ऐसा उनको बीमारी जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की हार्मोन की खराबी से अगर उसको हाइपोथायराइडिज्म है, नंबर 3 नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, नॉइज इंड्यूस्ड यानी कि ध्वनि प्रदूषण, नंबर 4 अगर उसमें ऐसी कोई उन्होंने इन्फेक्शन हो गया है जिसको रूबेला इन्फेक्शन कहते हैं, अगर ऐसा इन्फेक्शन हो गया है, और या मदर जो है स्मोक करती है, एक्टिव स्मोकिंग, या उस बच्चे का पिता स्मोक करता है, दैट इज अ पैसिव स्मोकिंग, यानी महिला के आसपास अगर कोई धूम्रपान कर रहा है। जी, ये सारे के सारे बच्चे पर दुष्प्रभाव डालते हैं। उसके बाद जब जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज अगर माता को है तो इसका भी बहुत बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जैसे किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत वोमिटिंग आती है, या उसको ब्लड शुगर उसका कंट्रोल नहीं है, और एक अन्य बात है एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा, जैसे जो काफ़ी उम्र की महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं, दैट इज 35 के बाद, तो वो हाई रिस्क पर होती हैं। इसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के दौरान अगर बच्चे की जो क्राई है, यानी कि उसका बच्चे का रोना इमीडिएट शुरू नहीं हुआ है, वो उसके कारण भी बच्चे के कान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर प्रोलॉन्ग लेबर है, बहुत देर तक जो लेबर का पीरियड बढ़ गया है, एस्फिक्सिया हो गया है बच्चे को, या म्यूकोनियम एस्पिरेट हो गया है, और या इसके अलावा अगर बच्चे को या बच्चे की माँ को अगर बर्थ एनॉक्सिया, इसके अलावा जैसा कि आपने अभी बताया कि हाइपरबिलिरुबिनीमिया, अगर बच्चे को जॉन्डिस हो जाए, जॉन्डिस से अगर उसका बिलिरुबिन लेवल 15 से ज़्यादा है, ये सब कारण हैं जिसके कारण बच्चे पर के सुनाई पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जी, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरत है गर्भावस्था के दौरान, डिलीवरी के समय, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद भी। फिलहाल एक कॉलर है महाराष्ट्र से, मिस्टर गुप्ता हैं जिन्होंने कॉल किया, उनका सवाल जान लेते हैं। बहुत स्वागत राजेश जी आपका। टोटल हेल्थ में क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। और टोटल हेल्थ की टीम को बधाई जो इतना अच्छा टॉपिक आज आपने लिया है, धन्यवाद। एक 14 साल का बच्चा है और कुछ 1-1.5 महीने पहले उसके कान में ची ची आवाज सुनाई दी। डॉक्टर के पास लेकर गए तो बताया कि 6 दिन के अंदर लाते तो कुछ इंजेक्शन लगा करके रिवर्ट हो सकता था सब कुछ, लेकिन क्योंकि लेट लेके आए हैं इसलिए जब ऑडियोमेट्री टेस्ट हुआ तो बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी पे हियरिंग लॉस हुआ है। तो इसमें कुछ
जी डॉक्टर राकेश जी, जैसे हमारा 14 साल की उम्र है, तो इसमें जो सुनने में दिक्कत होने का एक जो बड़ा कारण आजकल हम लोग देख रहे हैं वो ईयरफोन यूज़ का है। खासतौर से लाउड म्यूज़िक सुनना या अपना पढ़ाई कर रहे हैं उस पर कान में ईयरफोन लगा के, उसकी वजह से सुनाई में दिक्कत हो सकती है। और इसका पहला लक्षण होता है कि कान में सीटी बजना या कान के अंदर झिंगुर की आवाज़ आना। तो जब ऐसा हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। जैसे उन्होंने बताया करीब 1 महीना हुआ है, ऐसे केसेस में हम लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं कान के अंदर। तो अभी भी बहुत देर नहीं है, कोशिश की जा सकती है। तो कान के अंदर इंजेक्शन अगर आप लगवा लेंगे डॉक्टर से अंडर डॉक्टर सुपरविजन, तो शायद कुछ रिकवरी हो सकती है वापस। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जो अपना ईयरफोन का वॉल्यूम है वो 30% से ज़्यादा यूज़ ना करें। मान लीजिए फुल जो वॉल्यूम है वो 10 है, तो 3 या 4 से ऊपर ना जाएं। तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हेयरिंग एक ऐसी हमारा सेंसेशन है जो लाइफ लॉन्ग हमारे काम आने वाला है, और हम सिंपली इसको लाउड नॉइज़ के एक्सपोजर से उसको ख़राब ना करें, क्योंकि एक बार ख़राब हो जाता है तो उसको वापस लेके आना ऑलमोस्ट असंभव है। जी, तो इस समय पर ये एक और विशेषज्ञ से भी परामर्श ले सकते हैं। जी डॉक्टर राकेश, आपसे ये समझ लें कि जो नॉर्मल हियरिंग होती है वो कितने डेसिबल्स तक मानी जाती है, और क्या जब हम लोग हियरिंग लॉस की बात करते हैं इसे इस तरह से समझा जाए कि किसी को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है बच्चे को, या क्या डिग्रीज इसमें रहते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जब हम लोग बोलते हैं कि 20 डेसिबल तक हम लोग नॉर्मल मान के चलते हैं, तो 20 डेसिबल क्या है? अगर हम कॉमन सेंस में बात करें तो अगर आप कहीं खुले एरिया में हैं, जो हवा चलती है तो पत्तों की सरसराहट, वो करीब हम लोग मानते हैं कि ये 20 डेसिबल है। इसके अलावा जो अब हम लोग फुसफुसा के बात करते हैं वो करीब 40 डेसिबल है। और 40 डेसिबल का मतलब है कि माइल्ड हियरिंग लॉस। अगर हम लोग क्लियर कट बात करते हैं तो करीब 60 डेसिबल होता है, तो हम लोग उसको मॉडरेट बोलते हैं। और अगर आप बहुत ज़ोर से बोल के ही सुन पा रहे हैं, या जैसे कि गार्डन में जो घास काटने वाली मशीन चल रही है उसको हम लोग बोलते हैं, उसका नॉइज जो होता है करीब 90 डेसिबल है, तो इसका मतलब है कि प्रोफाउंड डेफनेस है। तो अगर सिंपल फुसफुसाहट आपको समझ नहीं आ रही है, या जो पत्तों की सरसराहट आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब आपका हियरिंग लॉस है। जी डॉक्टर कंवर सेन, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। विशाल जी का सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि 10 वर्ष उनके बच्चे की उम्र है, कान से डिस्चार्ज होता है, पानी या पस जैसा कुछ तरल निकलता रहता है, क्या इसका कारण हो सकता है, और क्या ये अगर ठीक नहीं होता तो क्या ये हियरिंग लॉस का कारण बन सकता है? जी, ये बहुत कॉमन समस्या है हमारे देश में कि कान से पस निकलता रहता है। अगर इसको अभी ठीक नहीं किया गया तो ये बाद में जाकर हियरिंग लॉस में परिवर्तित हो जाता है। इसमें 2 तरह का हियरिंग लॉस होता है, एक होता है सेफ, एक होता है अनसेफ। अगर सेफ ईयर डिस्चार्ज है तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा और हो सकता है बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, या दूसरा है अनसेफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, जो कि जिसमें कि ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इनको चाहिए कि नज़दीकी किसी कान नाक गला विशेषज्ञ को बच्चे का कान दिखाएं और तुरंत इसका इलाज लें जी, जिससे कि अभी उसको कंट्रोल किया जा सके, वरना ये भविष्य में इसमें हियरिंग लॉस हो जाएगा और बच्चे को सुनाई देना बहुत कम हो जाएगा। जी डॉक्टर कंवर सेन, आमतौर पर जब हमारे कान में समस्या होती है या कभी पानी भी चला जाता है, सुनाई नहीं देता है, तो हम बहुत स्पष्ट रूप से उसे बता पाते हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चों के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करना क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है। नवजात शिशुओं की बात की जाए, वहाँ से ही क्योंकि सुनने की शक्ति ठीक है या नहीं पता चल जाना चाहिए, माता पिता कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चा ठीक से सुन पा रहा है? जी देखिए, अगर न्यूबॉर्न बच्चा है तो उसमें एक बच्चा जो है, उसके 2 महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, उसके कान के बगल में आवाज़ करें, जैसे कि कटोरी चम्मच से आवाज़ करें, उसमें एटलीस्ट 70 डेसिबल 65 to 70 डेसिबल की साउंड क्रिएट होती है। ये हमारे लिए जो है एक तरह का वार्निंग साइन है। इसके अलावा स्टार्टल रिफ्लेक्स,
जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, ये चेक करके बता सकती हैं बच्चा सुन रहा है कि नहीं। इवन आवाज से बच्चा चौंक जाता है, एकदम से चौंक जाता है बच्चा जी। या उसकी जो आंख की पुतली है उस तरफ घूमती है जहां से आवाज आ रही है। 1 महीने पर 2 महीने पर 2 महीने पर उसको बच्चे का पता चल जाएगा कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर वो स्टार्टर रिफ्लेक्स नहीं है और बच्चा अगर उसमें लगते हैं कि बच्चा पुतली नहीं घुमा रहा है, तो तुरंत इसको नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएं और उसके जो टेस्ट कराएं। डॉक्टर राकेश, एक बार ये तय हो गया कि बच्चे के सुनने में समस्या है, वो कंप्लीट भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे ये तय किया जाता है कि कौन से कैंडिडेट या किस बच्चे में किस तरह से इलाज होगा? जी, एक बार जैसे हमें पता लगा कि बच्चा कम सुन रहा है या सुन नहीं रहा है, तो हम उसको डिवाइड करते हैं 3 डिवीज़न में। पहला जिनको कि बहुत कम सुनने में दिक्कत है, दूसरा जिनका कि दिक्कत मॉडरेट है और तीसरा जिनका कि सीवियर टू प्रोफाउंड है। तो पहले इसका कारण जाना जाता है। अगर कारण ऐसा है जैसे कि छोटे बच्चों में होता है कि जिसके एडेनॉइड हैं, टॉन्सिल बड़े हैं, कान के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम लोग पहले दवाइयाँ देते हैं 4 से 6 हफ्ते। अगर उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना एक छोटा सा ऑपरेशन करके एक वेंटिलेशन ट्यूब डालते हैं कान के अंदर और करीब 3 से 6 महीने तक रखते हैं। उसके बाद वो कान का जो अंदर एक तरल पदार्थ है वो सूख जाता है और हियरिंग वापस आ जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसका नस में प्रॉब्लम है और वो मॉडरेट है, तो ऐसे केसेस में हम लोग हियरिंग एड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चा नॉर्मल सुनेगा और अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी जो एक्टिविटी हैं या उसका जो स्पीच और लैंग्वेज लर्न करना है वो नॉर्मली डेवलप होगा। जी। दिक्कत तब आती है जब हियरिंग लॉस टोटल या प्रोफाउंड है। ऐसे केसेस में उनको हमें जल्दी से जल्दी उनको डायग्नोस करना है। जैसे डॉक्टर कंवर सेन ने बताया कि हम लोग उसमें टेस्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ साथ में गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया है, जिसका एम है कि बच्चे का जन्म होने के डिस्चार्ज से पहले हॉस्पिटल से उसका हियरिंग स्क्रीन करें, और अगर हमें पता चलता है कि बच्चा नहीं सुन रहा है तो विद इन 1 ईयर हम लोग उसमें इंटरवेंशन कर सकें। जो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है उन केसेस में करीब अर्ली 80s और 90s में एक कॉक्लियर इम्प्लांट डेवलप हुआ जी। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसने कि एक मेन सेंस ऑर्गन जो हियरिंग है उसको रिप्लेस किया है। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होते हैं जो हम कान के अंदर डालते हैं। मैं एक मॉडल लेके आया हूँ, इसके दिखा के मैं समझा सकता हूँ कि एक ही डिवाइस है जिसको हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं, जो कान के अंदर जाता है। ये कान के पीछे रहेगा और ये जो देख रहे हैं आप ऐसे घुमा हुआ है, ये कान का जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको शंख की तरह बोलते हैं, कॉक्लिया बोलते हैं, उसमें जाता है। और ये अर्थ इलेक्ट्रोड है जिससे कि सर्किट कंप्लीट होता है। ये ऑपरेशन द्वारा कान के पीछे हिस्से में लगाया जाता है और इसके बाद इसके ऊपर एक स्पीच प्रोसेसर होता है जो अगर आप देखेंगे इस पे चिपक जाता है मैग्नेट से, और ये कान के पीछे हियरिंग एड की तरह फिट होता है। अब इसके अंदर एडवांटेज क्या है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं उनमें हियरिंग एड से फायदा नहीं होगा, तो उसमें इम्प्लांट लगाना जाएगा। इम्प्लांट का फंक्शन ये होता है कि जो हम आवाज देते हैं उसको ये प्रोसेसर एक इलेक्ट्रिकल छोटे इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, जो हियरिंग नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाने के बाद उसको बच्चा जो पेशेंट है वो परसीव करता है हियरिंग की तरह जी। तो इसको समझने के लिए स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है जो 3 से 5 साल करानी पड़ती है जी। बट एक बार अगर हम लोग ठीक टाइम पे इसको ऑपरेशन करें तो बच्चा नॉर्मल सुनेगा और नॉर्मल बोलेगा जी। कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हो, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश से अजय जी हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जानते हैं। अजय जी बहुत स्वागत, क्या जानना चाह रहे हैं आप? ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा 4.5 साल का बच्चा है जी, और उसको मैंने कई जगह दिखाया है तो सबने ये बताया कि इसका जो हेयरिंग लॉस है जन्म से है और इसकी जो कान की नसें हैं वो सूख चुकी है लगभग, और कुछ हिस्सा है जिसकी वजह से बहुत तेज आवाज सुनता है, बहुत तेज जी। डॉक्टर कंवर सेन, क्या आप इन्हें एडवाइस करना चाहेंगे? जी, ये 4.5 साल का बच्चा है, तो इस 4.5 साल के बच्चे को तुरंत
कान नाक गला विशेषज्ञ को दिखा के जितना जल्दी हो सकता है कि हियरिंग एड लगवा दें, क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट जो ऑपरेशन होता है ये 5 साल तक ही इसके अच्छे, जब बच्चे की उम्र 5 साल तक होती है तो तभी इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं तो नियरेस्ट हॉस्पिटल आपका अगर लखनऊ पड़ता है तो लखनऊ में जाके इसका जो है आप इसका हियरिंग टेस्ट करा के और बच्चे को हियरिंग एड लगवा दीजिए जितना जल्दी हो सकता है। और हियरिंग एड लगवाने के बाद तुरंत इसके लिए कॉकलियर इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। उसके लिए सरकार उसमें अनुदान भी देती है, 5 लाख तक सरकारी अनुदान देती है। और ये 5 लाख जो है पेरेंट्स को खर्च नहीं कर रहे हैं और सरकार इसके लिए अनुदान देकर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉकलियर इम्प्लांट लगाती है जी। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है, जब तक बच्चा 5 साल का हो उससे पहले ही अस्पताल जाकर इसके लिए ये प्रक्रिया शुरू करा दें। जी, कॉकलियर इम्प्लांट्स के विषय में आपने बताया डॉक्टर कंवर सेन, जो हियरिंग एड्स इस्तेमाल होती है उनका मेंटेनेंस किस तरह से होता है और बच्चों के लिए खास तौर पर क्या थोड़ा मुश्किल है, और अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाए क्या महंगा रहता है ये इलाज का विकल्प? हाँ जी, महंगा रहता है। हियरिंग एड जो बच्चों में जो जिनको बहुत सीवियर लॉस होता है, प्रोफाउंड लॉस होता है, उनके हियरिंग एड थोड़े महंगे आते हैं। इसका भी अनुदान जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में ये हियरिंग एड देती है। और अगर आपको मिलने में दिक्कत आ रही है, नहीं मिल रहा है, तो बाज़ार में अब अच्छे डिजिटल हियरिंग एड उपलब्ध हैं जिसको कि लगा के बच्चा अच्छा सुनाई देगा उसको, बच्चे को। और क्लासरूम में वो जैसे उसको क्लास होती है और उसको आगे बैठना पड़ता था, इसलिए बीच में भी बैठ के वो बच्चा अच्छी तरह सुन सकता है। जी, एक सवाल है, बालधारी जी का सवाल है डॉक्टर सेन के, उनके बच्चे की उम्र 8 वर्ष है, बच्चे को सुनाई नहीं देता है, उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया है, बच्चे के गाल और कान के आसपास सूजन रहती है। क्या ऐसे केस में, हालांकि शायद बताना मुश्किल होगा बिना एग्जामिन किए, क्या आप इन्हें परामर्श देना चाहेंगे? देखिए, 8 साल की उम्र में तो कॉकलियर इम्प्लांट पॉसिबल नहीं है। कॉकलियर इम्प्लांट लगाया नहीं जा सकता, जैसे मैंने बताया, क्योंकि न्यूरल प्लास्टिसिटी हो जाती है 5 साल के बाद। इसीलिए ऐसे बच्चों को हियरिंग एड से ही फ़ायदा होगा। हियरिंग एड लगवा कर बच्चे को टेस्ट करा के, हियरिंग एड लगवा के बच्चे को जल्दी से जल्दी और फिटिंग कराई जाए, जिससे कि बच्चा जो है उसकी स्पीच डेवलप हो, बच्चा जो है बोलना सीखे। इसमें स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हियरिंग एड लगा के कम से कम 5 से 6 महीने की स्पीच थेरेपी दी जाएगी तो बच्चा सुनकर और बोलना शुरू करेगा। जी, और अब हम चाहेंगे कि आप कुछ और भ्रमों को भी दूर करें। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राकेश आपसे कि क्या बच्चों में श्रवण शक्ति प्रभावित होने का जो समस्या है वो सिर्फ जन्म के समय ही हो सकती है, बाद में नहीं? नहीं, गलत है, बाद में भी हो सकती है। तो हमें ऐसा नहीं है एक बार टेस्ट करा के घर बैठ जाएं, बीच बीच में चेकअप कराते रहें। डॉक्टर कंवर सेन, जो बच्चा आवाज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके लिए प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या ये माना जाए कि उसको श्रवण की समस्या नहीं है, ठीक से सुन रहा है? जी, काफी हद तक वो ये मान लिया जाएगा कि ये बच्चा ठीक से सुन रहा है। लेकिन जो कम आवाज है, कम डेसिबल की आवाज है, उसके लिए बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अब जो भी बच्चा पैदा हो रहा है हर बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए हियरिंग के लिए। राइट। डॉक्टर राकेश, क्या गर्भावस्था के दौरान ली गई कुछ दवाएं बच्चे में सुनने की समस्या उत्पन्न कर सकती हैं? जी हाँ, इनको हम लोग ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। जैसे कॉमन चीजें हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शंस या जो पेन किलर हैं, अगर लगातार काफी लंबे टाइम तक लिए जाएं तो ये हियरिंग की समस्या कर सकते हैं बच्चे। डॉक्टर सेन, इनमें से क्या बधिरता का कारण बन सकता है बच्चे में? मेनिंजाइटिस का संक्रमण या रूबेला? दोनों संक्रमण से ही बच्चे में बहरेपन का कारण बन सकता है। रूबेला अगर गर्भावस्था में किसी माता को हो जाए तो ये बच्चे का बहरापन होगा, और उसके बाद पैदा होने के बाद
अगर बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, बच्चे को मेनिंजाइटिस हो जाए तो इससे भी बहरेपन की जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डॉक्टर राकेश, जो बच्चे सुनने में की समस्या रखते हैं उन्हें दूसरी भाषाएं सीखने में भी समस्या होती है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, अगर वो बच्चा सुन नहीं रहा है तो ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जा रहा है, अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो फिर बच्चा सीखेगा नहीं। डॉक्टर सेन, अगर बच्चे को सुनने की समस्या है तो क्या उसके उम्र बढ़ने का इंतजार करें इलाज करवाने से पहले? जी नहीं, उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है ENT डॉक्टर को दिखाएं। उम्र बढ़ने का इंतजार बिल्कुल ना करें, उससे नुकसान होगा और उससे ट्रीटमेंट और डिफिकल्ट हो जाएगा। और छोटे जवाब डॉक्टर राकेश कुमार, क्या सही उम्र होनी चाहिए बच्चे को हियरिंग एड लगाने की? एक बार जब हमें पता चल जाए कि बच्चा नहीं सुन रहा है तो जितनी जल्दी लगवा लें उतना अच्छा है, इसकी कोई लोअर लिमिट नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि 3 महीने 6 महीने पर भी लगाई जा सकती है। डॉक्टर सेन, कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने की सही उम्र क्या हो सकती है? सबसे कम से कम कॉक्लियर इम्प्लांट की जो उम्र है लगाने की 6 महीने, और 6 महीने में या 1 साल में बच्चे को लगाया जा सकता है जी कॉक्लियर इम्प्लांट। क्या हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने के बाद बच्चा पूर्ण रूप से यानी नॉर्मल तरह से सुन सकता है डॉक्टर कुमार? जी बिल्कुल, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान देना जरूरी है कि उसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है, जो करीब 3 साल तक स्पीच थेरेपिस्ट के सुपरविजन में ट्रेनिंग करेंगे, तब उस चीज का पूरा फायदा होगा। अगर बच्चे को हियरिंग एड लगाने के बाद समस्या हो रही है सुनने में डॉक्टर कंवर सेन, तो क्या उसकी वॉल्यूम बढ़ाई जा सकती है जिससे बच्चा कोई भी आवाज सुन सके? उसको बच्चे को हियरिंग एड की रीप्रोग्रामिंग करना जरूरी है, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, और ऑडियोलॉजिस्ट उसके रीप्रोग्रामिंग करके उसको दोबारा से सेटिंग करके, कंप्यूटर से रीप्रोग्रामिंग होती है अब हियरिंग एड की, रीप्रोग्रामिंग करके उसको फिर से ठीक किया जा सकता है। क्या जो ऑडियो स्क्रीनिंग की बात होती है, सुनने की शक्ति स्क्रीन करनी है बच्चों में, क्या सिर्फ उन्हीं शिशुओं के लिए उपयोगी है जिनके माता पिता या परिवार में किसी को ये समस्या है? जी बिल्कुल नहीं, अगर हम लोग हाई रिस्क स्क्रीनिंग करेंगे तो करीब 50% बच्चे मिस हो जाएंगे, तो इसलिए हियरिंग स्क्रीनिंग सारे बच्चों की होनी चाहिए, जो भी बच्चा पैदा होगा। जी डॉक्टर सेन, क्या ये जो बच्चों में सुनने की समस्या है इसके खतरे को कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल कम किया जा सकता है, अवेयरनेस के द्वारा ये कम किया जा सकता है जी। अवेयरनेस पब्लिक में, जनरल पब्लिक में होना चाहिए। हर बच्चा जो पैदा हो उसकी नियोनेटल स्क्रीनिंग फॉर हियरिंग होनी चाहिए, और जो है उसके बाद पहले 1-3-6 का फार्मूला अपनाना चाहिए। पहले महीने में हर बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर उसमें नंबर 3रे महीने पर बच्चे की डिटेक्शन होना चाहिए और 6ठे महीने पर डायग्नोसिस होकर उसके अंदर एक्टिव इंटरवेंशन शुरू कर देना चाहिए। जी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर कुमार? जी, मैं संदेश देना चाहूँगा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी तरह से कार्यरत है कि हम लोग हियरिंग को जल्दी डिटेक्ट करें, लेकिन साथ साथ में पेरेंट्स और रिलेटिव का भी एक कर्तव्य है कि वो जल्दी से जल्दी पहचान करें कि बच्चा ठीक से सुन रहा है नहीं सुन रहा। अगर हम उसे जल्दी डिटेक्ट करेंगे, जल्दी हम लोग उसको टेस्ट करके ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेट कर पाएंगे। जी डॉक्टर सेन, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा संदेश है कि अर्ली डिटेक्शन इज द की, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द हियरिंग लॉस इज द की। जितनी जल्दी आप डायग्नोस करेंगे, 1 महीने में, 2 महीने में, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे की हियरिंग अगर लॉस है, अगर वो डायग्नोस हो जाएगी तो उस बच्चे का जो रिजल्ट है सबसे अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर कंवर सेन, डॉक्टर राकेश कुमार। आपने हमारे व्यूअर्स को बताया है कि किस तरह से पहचान हो सकती है बच्चों में सुनने की समस्या की और कैसे किया जा सकता है उसका सही इलाज। तो बहुत ज़रूरी है कि जागरूक रहिए, और कहा जाता है नथिंग बीट्स बेटर देन हियरिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम। तो ये जानिए कि बच्चे को कोई समस्या तो नहीं हो रही है सुनने की, और अगर ऐसा लगता है तो विशेषज्ञ के पास जाइए, सही समय पर सही इलाज करवाइए। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते रहिए। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।